हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी जो हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज हमारी इस सीरीज़ की 8वीं क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और हर क्लास की तरह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने आपको हिंदी में गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक बताई है। 5-6 वीडियोज़ में मैंने आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व करके दिखाए हैं। प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारी सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं और इन सारी क्लासेस को आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। और सीडीपी में हम टोटल 53 प्रीवियस ईयर सेट लगा चुके हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। तो आई होप आप लोगों ने वो सारी क्लासेस देख भी ली होंगी। मैंने आपको कंटेंट भी करवा दिया है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जितने भी क्लासेस मैंने करवाई हैं, अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। इससे पहले के जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाले सेट में हमने लगा लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है सबसे पहला, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, वह क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा है। पहला है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होते हैं, या ये पोर्टफोलियो होता है, या रूब्रिक होता है, या फिर परियोजना होती है। तो देखिए, मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, क्योंकि आपकी जो सीडीपी है ना, वो जो हम करते हैं वही आपका पूरा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उन्हीं से रिलेटेड पेडागोजी होती है। कोई अलग से पेडागोजी नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके एज इट इज़ हैं। जैसे मैंने आपको सीडीपी में एक कॉन्सेप्ट करवाया था, पोर्टफोलियो, वही आपसे यहाँ पर पूछा है। इसका राइट आंसर क्या है? पोर्टफोलियो है। ठीक है, एक पोर्टफोलियो क्या होता है, अब उसको समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्कूल में हर बच्चे का अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, आपसे सीटेट में सिंपली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 1-2 बार कि जो पोर्टफोलियो होता है वो सभी बच्चों का अलग अलग बनता है, या फिर एक क्लास का एक पोर्टफोलियो बनता है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हर बच्चे का अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब ये पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड्स, जिसमें स्टूडेंट की ऑल एक्टिविटीज़ जो है नोट डाउन करी जाती हैं। देखिए, जैसे स्कूल में कोई बच्चा एंटर करता है, एडमिशन लेता है, तो उसके एडमिशन से लेकर जब तक वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे 5 साल पढ़े, चाहे 12 साल पढ़े, जितना भी वो पढ़ रहा है, पूरा उसका रिकॉर्ड उसमें लिखा होता है। उस रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं? तो उस रिकॉर्ड में उसने कब एडमिशन लिया, उसका बिहेवियर कैसा है, वो टीचर्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो पढ़ने में कैसा है, और स्कूल में जब कोई ओकेज़न वगैरह होते हैं, कोई कंपटीशन वगैरह होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है या फिर नहीं करता है, और जो स्कूल में आपका स्पोर्ट्स वगैरह करवाया जाता है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है या फिर नहीं करता है। यानी कि बच्चे का, हम कहेंगे कि सर्वांगीण चीज़ें, ओवरऑल चीज़ें जो हैं उस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं। अब वो बनाया क्यों जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये प्रिडिक्ट कर पाएँ कि आने वाले टाइम पे, यानी कि फ्यूचर में बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा। हम कहते हैं ना कि जो शिक्षक होते हैं वो पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा बड़े होकर। रीज़न उसका यही होता है, ये जो डॉक्यूमेंट फाइल बनती है ना, उसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ नोट डाउन करी जाती हैं कि वो किसके साथ कैसे रहता है, कैसा बिहेवियर है, उसके मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, एवरीथिंग आप ये मानकर चलिए। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो होता है जो सभी बच्चों का बनता है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि विद्यार्थियों के काम के उद्देश्य क्या हैं, उसका संग्रह करना, उसके प्रयास, प्रगति, उपलब्धि, क्या क्या उसने अचीव करा है। जैसे स्कूल में कोई कंपटीशन वगैरह हो गए तो प्राइज़ वगैरह देते हैं ना, अचीवमेंट होती है, तो बच्चे ने कितना अचीव किया है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो वो होता है हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो पोर्टफोलियो है ना, देखिए सीडीपी में भी इससे क्वेश्चन बनता है, मैथ्स में भी इससे क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश में भी बनता है, हिंदी में तो आप देख ही रहे हैं, ईवीएस में भी बनता है, साइंस में भी बनता है, और आपका एसएसटी में भी बनता है। ये पोर्टफोलियो एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक है, चैप्टर नहीं है, ऐसा टॉपिक है जो आपका सारे सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इस पोर्टफोलियो को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। ये एक स्थिति है। ठीक है, इसमें ये 2 सेंटेंसेस हैं,
उसके बाद इससे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं, ये क्या कहा है यहाँ पर। पहला है, सना और इरफान दूरभाष पर अपने सप्ताहांत की योजना पर चर्चा करते हैं। ठीक है, दूरभाष पर क्या करते हैं, आप उनका जो वीकली एंड है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, रोहन दी गई पाठ्य सामग्री को पढ़ता है और कहानी के मुख्य विचार का सारांशीकरण करता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल यानी कि बिक्स और संज्ञानात्मक एकेडमिक भाषाई निपुणता यानी कि कैल्प, इन दो भाषाई कौशलों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थितियां कौन सी हैं। ओके, इसमें क्या पूछा है ना, आपको ये जो दो सेंटेंस दिए हैं आपसे पूछा है, पहला सेंटेंस कैल्प है और दूसरा बिक्स है, या फिर पहला वाला सेंटेंस बिक्स है और दूसरा वाला कैल्प है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेंटेंस आपके कैल्प हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके बिक्स हैं। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैल्प और बिक्स होता क्या है। ठीक है, तो पहले इनको समझ लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आप इस चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपकी समझ इतनी बेहतर बनेगी कि आप आने वाले टाइम पे किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, कैल्प और बिक्स क्या होता है। तो देखिए, बिक्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। नोट कर लीजिए, हिंदी में तो इसको बोलते हैं बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, और इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, जैसे अभी हमारा तो ये ऑनलाइन है, लेकिन सामने से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, या फिर बच्चों का आपस में इंटरेक्शन होता है। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बच्चों में संप्रेषणात्मक कौशल को विकसित करना होता है, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो किसी भी टॉपिक पर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है बिक्स। अब इन दोनों सेंटेंस में आपको बिक्स कौन सा दिख रहा है, बिक्स हमको ऑप्शन 1 दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 में क्या हो रहा है, ऑप्शन 1 में सना और इरफान दूरभाष पर अपने सप्ताहांत की योजना पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और जब भी डिस्कस की बात आए तो उसमें क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन होगा, यानी कि संप्रेषण होगा। तो यही होता है हमारा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, अगर दूसरे की हम बात करें, दूसरा यानी कि जो कैल्प है, कैल्प क्या होता है, कैल्प का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, या फिर लर्निंग प्रोफिशिएंसी आप इसको कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता, यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि एकेडमिक्स में बच्चे की जो लैंग्वेज है, यानी कि बच्चे को भाषा में हमने निपुण बनाना होता है, प्रोफिशिएंट बनाना होता है, जो कि आप सेकंड सेंटेंस में देख रहे हैं। देखिए, रोहन क्या कर रहा है, दी गई पाठ्य सामग्री को पढ़ रहा है और कहानी के मुख्य विचार का सारांशीकरण कर रहा है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो भाषा में बातचीत कर रहा है, यानी कि एकेडमिक लेवल पर वो पढ़ रहा है, अपनी पाठ्य सामग्री पढ़ रहा है। तो यही होता है कैल्प, जब जो है एकेडमिक लेवल पर बच्चा क्या करता है, भाषा में बातचीत करता है, बच्चे को भाषा में हमने निपुण बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्थिति सेकंड के अंदर आ गया। ये आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, देखिए, और एकेडमिक्स की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे पहला वाला हमारा क्या है, बिक्स है, और दूसरा वाला क्या है, हमारा कैल्प है। तो ये हमको कहाँ दिया है, ये हमको दिया है सेकंड ऑप्शन में, कि फर्स्ट हमारा बिक्स है और सेकंड हमारा कैल्प है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे, यानी कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कौन सी है। पहला है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक यानी कि कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। दूसरा है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे जाकर अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं। नहीं, ये नहीं होगा कि वो आगे जाकर उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो फिर मातृभाषा की इंपॉर्टेंस तो यहाँ पर कम हो जाएगी। थर्ड है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी में आरंभ करते हैं। जी नहीं, अंग्रेजी में आरंभ नहीं करेंगे। आरंभ कहाँ से होगा, मातृभाषा से होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फोर्थ है, शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी में पढ़ने लगते हैं। जी नहीं,
मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता होती है आपकी, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा को मातृभाषा में स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक भाषाओं को जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जब मातृभाषा में वो स्टार्ट कर रहे हैं बाद में मातृभाषा भूल जाएंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। मातृभाषा चलती रहेगी और साथ ही साथ उसमें अदर लैंग्वेज मतलब और भाषाएं भी जुड़ जाएंगी। यही होता है आपका मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता। अब देखिए, ये जो मातृभाषा है ना, इसको स्कूल में सपोर्ट किया जाता है, बच्चों को मातृभाषा में बातचीत करने का मौका दिया जाता है और बहुभाषिकता को भी प्रमोट किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बहुभाषिकता एक बाधक है या फिर एक संसाधन है या स्कूल में उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, तो आप कहेंगे ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक संसाधन के रूप में काम करती है। ठीक है, तो बहुभाषिकता और मातृभाषा इन दोनों को NCF 2005 भी महत्व देता है, NEP 2020 भी महत्व देता है, निपुण भारत भी महत्व देता है। तो इसे याद रखेंगे आप, ये बहुत बार आपसे अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मातृभाषा और बहुभाषिकता इन दोनों को प्रमोट करते हैं ये सभी जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? यानी कि बहुभाषिक कक्षा है ऐसी कक्षा है जहाँ पर अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे हैं, तो आप सबसे कम इम्पॉर्टेंस किस चीज़ को देंगे? पहला है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दूसरा है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, इसको तो हम महत्व देंगे क्योंकि बाल साहित्य तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। और नेक्स्ट है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, यानी कि क्लासरूम में बहुत सारी सामग्री हैं जिनसे बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे, वो भी अच्छी बात है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसंस्कृति संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि आप सेंसिटिव हैं उस चीज़ को लेकर कि बहुभाषिकता और बहुसंस्कृति पाई जाती है, यानी कि एक क्लासरूम में अनेक भाषाओं वाले बच्चे भी होते हैं और अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे भी पाए जाते हैं, तो उनके प्रति क्या होना है, संवेदनशील होना है, सेंसिटिव होना है। ऐसा नहीं कि आप उनको डांट देंगे, मार पीट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे कम इम्पॉर्टेंस हम किस चीज़ को देंगे? तो सबसे कम इम्पॉर्टेंस हम इसको देंगे, बच्चों को ये सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये सब आपको नहीं सिखाना है। जब दो भाषाओं में बच्चे बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें करने देना है, ना कि उनमें समानता और अंतर करने के लिए कहना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि बहुभाषिकता क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, पॉजिटिव होती है और उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना है एज अ टीचर। जब आप ये चीज़ करेंगे तभी बच्चों के अंदर भी वो गुण डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? बताइए कौन सा करेगा। पहला है ध्वनियों की सूची, तीसरा है किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, तीसरा है अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, या फिर अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। आपसे पूछा क्या है, आप समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रामाणिक पठन सामग्री जो प्रमाणित हो, जिसका प्रमाण हो, जो सही हो, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ध्वनियों की जो सूची होती है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण, अब देखिए 2 भाषाएं होती हैं, एक भाषा होती है हमारी जिसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं और दूसरी होती है जिसको हम हमारी सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी क्या होती है? फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है हमारी जो हमारी मदर टंग होती है, यानी कि मातृभाषा। जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद सबसे पहले जो भाषा वो सुनता है घर में अपने और उसी को वो बोलना स्टार्ट करता है, तो बच्चे के लिए वो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हो गई। अब हर किसी के लिए फ़र्स्ट लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। अब जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रहते हैं उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में रहते हैं उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश होगी, है ना। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज होती है। और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? सेकंड लैंग्वेज वो होती है जब बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में जो लैंग्वेज उसको सिखाई जाती है वो सेकंड लैंग्वेज कही जाती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो ये चीज़ अब आप याद रखेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो हम अपने घर पे बोलते हैं जन्म लेने के बाद। ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज वो होती है जब हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें जो लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक हो गया। तो आपसे पूछा है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है।
बताइए। पहला है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। जी हाँ, आप बच्चों को बोलना भी सिखाएंगे और साथ में उसको लिखना भी सिखाएंगे। और सेकंड है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। जी हाँ, उस लैंग्वेज को समझना और सीखना, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास। जी हाँ, डेली लाइफ में बच्चा लैंग्वेज को बोल पाए और समझ पाए। जब वो लैंग्वेज को समझ पाएगा, बोल पाएगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि सामने वाला उससे क्या कह रहा है या फिर वो सामने वाले को क्या कहना चाह रहा है। तो भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिना भाषा के आपका कभी भी डिस्कशन नहीं हो सकता, ना ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप भी जानते हैं। हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मोस्टली लोग हिंदी में पढ़ते हैं, है ना, तो वो भाषा होती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कंठस्थ करना मतलब क्या होता है, याद करना, या फिर इसको हम कहते हैं रटना। और जहाँ भी आपको दिख जाए कि बच्चों को रटवाया जा रहा है या याद करने को कहा जा रहा है या कंठस्थ करने को कहा जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ये कभी भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, आप कहो बच्चों से कि व्याकरण के नियम आप याद कर लो, कंठस्थ करके लाओ, कल हम आपसे पूछेंगे, अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपको मार पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करनी है। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे व्याकरण के नियमों को रटने लगें। हमारा उद्देश्य ये होता है कि व्याकरण के नियम को बच्चे समझें, ना कि रटें। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? बताइए। व्याकरण के नियम को, सीखने की क्षमता का आकलन को, काव्य सौंदर्य को, या निबंध लिखने की योग्यता को? बताइए आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए व्याकरण के जो नियम होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सीखने की क्षमता का आकलन, यानी कि बच्चे जो भी आप सिखा रहे हैं बच्चे उसको सीख पाएँ। बच्चों में एबिलिटी का डेवलपमेंट करना, सीखने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो जब उनके अंदर क्षमता होगी ना सीखने की, तभी तो वो चीज़ों को सीखेंगे। आप बस व्याकरण के नियम रटवाए जा रहे हो, इससे तो वो सार्थक होगा ही नहीं। ठीक है, तो सीखने की क्षमता का जो आकलन होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चा सीख पा रहा है या फिर नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे उचित तरीका कौन सा है? पहला है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना। संज्ञा की परिभाषा को पूरा करना, संज्ञा को परिभाषित। देखिए यहाँ पर 2 उदाहरण आप दे रहे हैं, यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं, यहाँ भी परिभाषा लिख रहे हैं, तो ये उचित तरीका नहीं है आकलन का। आकलन का उचित तरीका क्या होगा ना, कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए आप बच्चों से कह रहे हैं एक कहानी लिखो। तो वहाँ पर बच्चों को कितना समझ में आया है ये आप तभी पता लगा पाएंगे जब बच्चे अपने शब्दों में उस कहानी को लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से लिख रहे हैं, बच्चों को ये जो संज्ञा शब्द हैं इनका मतलब पता है या फिर नहीं पता है, इनको नॉलेज अभी तक हुई है या नहीं हुई है। आप इस तरीके से आकलन कर सकते हैं। अगर आप सीधे सीधे परिभाषा के लिए कह दें तो वो परिभाषा रटी रटाई भी तो सुना सकते हैं, है ना। ऐसा आपके साथ भी बचपन में हुआ होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं तो हम उसको रट लेते हैं, है ना। तो इससे आकलन सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? बताइए। पहला है लेखन के लिए उत्पाद उपागम, दूसरा है लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, लेखन के लिए वैज्ञानिक उपागम, या फिर लेखन का रचनात्मक तरीका। अब देखिए एक शिक्षार्थी ना लिखना सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो पूरी क्या कर रहा है, अपनी प्रोसेस नोट कर रहा है, यानी कि प्रतिक्रिया लिख रहा है। जैसे कि सबसे पहले विचारों को वो नोट करेगा, फिर एक रूपरेखा तैयार करेगा, उसके बाद प्रारूप बनाएगा। इस तरीके से वो काम कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम का यूज़ कर रहा है, यानी कि प्रोसेस
जो है वो यहाँ पर अपनी चला रहा है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस? लिखने की प्रोसेस। सबसे पहले विचारों को नोट कर रहा है, फिर रूपरेखा तैयार कर रहा है, फिर प्रारूप बना रहा है। तो ये क्या है? हमारी लिखने की एक प्रतिक्रिया है। तो इसे हम बोलते हैं लेखन का प्रतिक्रिया उपागम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो उत्पाद उपागम है ये तो लास्ट में होता है, जब बच्चा लिख लेता है तो लास्ट में हमको जो प्रोडक्ट रिसीव होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद उपागम। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करें? बताओ। पहला है उसके माता पिता को सूचित करें और डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करें, या फिर स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करें एवं गलती करने पर बालक को दंडित करें। फिर है उसकी ओर अधिक ध्यान ना दें, या फिर बालक को बोलने के कम अवसर प्रदान करें एवं उसे अधिक सुनने के लिए प्रेरित करें। बताइए आप क्या करेंगे जब आप टीचर होंगे? कोई बच्चा है जो प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन है कि स्वयं बोलने को दृष्टांत पेश करें और गलती करने पर बालक को दंडित करें। देखिए आप बालक को दंड नहीं दे सकते। प्राकृतिक कारण है, यानी कि प्राकृतिक कारण है वो बच्चे ने खुद से क्रिएट नहीं करा है, ऑटोमेटिकली है, नेचर से उसको ऐसा मिला है कि वो शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन वो प्योरली नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या उसको दंड देंगे? जी नहीं। आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। या फिर आप क्या करेंगे? बोलने के कम अवसर देंगे और सुनने के ज़्यादा अवसर देंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का उच्चारण सही नहीं हो पाता है ना। तो आपको बोलने के ज़्यादा अवसर देने हैं जबकि सुनने के कम अवसर देने हैं, क्योंकि जब आप बच्चे को बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे तभी तो उसका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है बोलने के कम अवसर और सुनने के अधिक अवसर, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उसके माता पिता को इस बात के लिए सूचित करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि छात्र की डैश इंद्रिय में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। बताइए, यानी कि बच्चे के अंदर ऐसा कौन सा दोष है, ये आपसे पूछा है, जिसमें ना तो बच्चा भाषा को सीख सकता है और ना ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। देखिए मनोभावों को अभिव्यक्त करना मतलब जो चीज़ बच्चा कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा है। बताइए, उसके अंदर जो चीज़ है वो आपसे कह नहीं पा रहा है और ना ही वो भाषा को सीख सकता है। पहला है पठन, दूसरा है दृश्य, तीसरा है श्रवण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा श्रवण। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चे को श्रवण दोष है, श्रवण दोष मतलब होता है सुनने में दिक्कत है, सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चा सुन नहीं पाता है, तो ना तो वो भाषा सीख सकता है और ना ही जो उसके अंदर मनोभाव हैं वो उनको व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो बाकी के हैं ना, ये सब मैंने आपको बताए हुए हैं। पठन में क्या होता है, जब बच्चे को पढ़ने में दोष होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है सही से। ठीक है, और जब बच्चे को पठन से रिलेटेड दिक्कत आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी करवाई हुई हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। यानी कि कौन सा कौशल अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है? पहला है वाचन कौशल, दूसरा है पठन कौशल, तीसरा है श्रवण कौशल, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। ऐसा कौन सा कौशल होगा जो अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का एक आधार होगा, यानी कि उसके बिना आप अन्य भाषाई कौशल को विकसित नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका श्रवण कौशल। जब तक आपके अंदर श्रवण कौशल विकसित नहीं होगा, यानी कि सुनने की स्किल आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, तब तक आप अन्य भाषाई कौशलों को विकसित नहीं कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको समझाया भी है ना कि आपके जो भाषाई कौशल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सु, बो, प, ली। ये मैंने शॉर्ट में ट्रिक आपको बताई थी, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। तो सबसे पहला जो सुनना कौशल होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे पहले बच्चा सुनना कौशल ही सीखता है। आप जानते ही होंगे, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है?
सुनना स्टार्ट करता है, ना कि बोलना स्टार्ट करता है, ना कि पढ़ना, ना ही लिखना। ये बोलना, पढ़ना, लिखना बाद में आता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है। जब बच्चा छोटा होता है वो बोल नहीं पाता है, उससे पहले वो घर के जो मेंबर्स हैं उनकी आवाज़ को सुनता है, वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनता है, समझता है। ठीक है, तो सुनना कौशल सबसे पहले आता है, इसलिए श्रवण कौशल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर कौशल को अगर आपने सीखना है, यानी कि अगर आपको सुनना नहीं आया तो आप बोलना, पढ़ना, लिखना भी नहीं सीख पाएंगे, ये कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ये चारों इंटीग्रेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना है कि ये चारों अंतः संबंधित होते हैं या स्वतंत्र होते हैं, तो आप कहेंगे ये चारों ही क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, श्रवण कौशल। जब बच्चा सुनना सीखेगा तब वो बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का क्या है, प्रमुख आधार है, प्रमुख बेस है। ठीक है, जैसे मकान बनाने के लिए नींव डालनी पड़ती है ना, वैसे ही भाषाई कौशलों को सीखने के लिए सबसे पहले भाषाई कौशल, श्रवण कौशल सीखना होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे डैश उद्देश्य के लिए लिखते और पढ़ते हैं, यानी कि आपके पढ़ने लिखने का उद्देश्य क्या होता है। पहला है रटना, जी नहीं। क्या हम रटने के लिए पढ़ाई करते हैं, नहीं। दूसरा है अर्थ निर्माण, ये तो सही लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शन देखेंगे। कक्षीय कार्य को पूर्ण करना, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें जो क्लास में काम दिया उसको हम पूरा कर लें। और प्रोन्नति के लिए, यानी कि प्रमाण पत्र, यानी कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए आप पढ़ते हैं, क्या आपका ये एम है, जी नहीं। हमारा एम होता है पढ़ने का अर्थ निर्माण, यानी कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हम समझ पाएँ, उसके अर्थ का निर्माण हम खुद कर पाएँ, और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा पढ़ा लिखा एकदम निरर्थक हो जाए, नहीं, पढ़ा लिखा सार्थक बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी आपने पढ़ा लिखा है उसको डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिक्री प्रबंधक को बुलाती है और एक नियम पुस्तिका अपने विभाग में सबको पढ़ाने के लिए कहती है। इस काम को किस रूप में जाना जा सकता है, बताइए किस रूप में आप इसको जानेंगे। क्षैतिज संप्रेषण, लंबवत संप्रेषण, सर्पिल संप्रेषण या फिर विकर्ण संप्रेषण। तो ये है फ्रेंड्स आपका क्षैतिज संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, तो आप क्या करेंगे। यानी कि ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें ड़ आता है, तो ऐसे शब्दों को वो सही तरीके से नहीं बोल पाती है अंकिता। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, आपका क्या रोल है, बताइए। पहला है उसे ड़ वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, जी नहीं। सीडी सुनने से क्या होगा, अंकिता को ड़ वाले शब्दों की सूची देंगे, अंकिता को ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। जी हाँ, एज अ टीचर हम यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम खुद से ड़ वाले शब्दों का यूज़ करेंगे और अंकिता को बोलेंगे कि आप सुनो, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं आप भी प्रयास करो, आप भी बोल सकती हैं। इस तरीके से क्या करना है, अंकिता का धैर्य बढ़ाना है। ठीक है, ना कि उनको सूची देनी है, सीडी देनी है, ये सब काम नहीं करने हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो हमारी अदर क्लासेस चल रही हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जितनी भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लगाइए, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टैग वर्ड्स होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हम कर ही रहे हैं, साथ में टैग वर्ड्स भी मैंने आपको करवाए हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, सीटेट ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स के नाम से। वहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड आपको करवाए हैं, एक बार आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टैग वर्ड होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। जी हाँ, मैंने पिछली बार ये करवाए थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हुआ है। आप देखिएगा, रिस्पॉन्स भी उनमें काफ़ी अच्छा मिला है। एक बार आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा, आप खुद बोलेंगे कि यस, पेडागोजी सॉल्व करने में टैग वर्ड आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।